तो कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं यहाँ लेके आया हूँ आपके लिए जो हमारे योगा और खेलों से संबंधित जो हमारा चैप्टर था, जिसमें हम आरएस मेंस 2000 आरएस मेंस पार्ट पेपर थर्ड है। उसके अंदर एक टॉपिक है जिसमें क्या प्राथमिक खेलों का उपचार, उसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे। जिसका पार्ट फर्स्ट हमने अपलोड कर दिया है। यदि अभी तक आपने वह नहीं देखा तो आप वह देखिए। इसी के क्रम में ये इसका पार्ट सेकेंड है, जिसमें हमने लास्ट बात की थी कि यदि कोई व्यक्ति के पानी के अंदर डूब जाता है तो उसे बचाने के लिए हम कौन कौन सी विधियां काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहली विधि हमने शेफर विधि थी, तो शेफर विधि हमने काम में ले ली थी। अब दूसरी विधि काम में लेंगे। वो विधि है हमारी कौन सी? मुख से मुख विधि, मतलब माउथ टू माउथ रिसक्सेशन। मतलब मुख से मुख विधि मतलब माउथ टू माउथ रिसक्सेशन एक जीवन रक्षक तकनीक होती है। मतलब जो डूबे हुए व्यक्ति होते हैं उनको बचाने में काफ़ी ज़्यादा कारगर तकनीक होती है, जिसका उपयोग क्या डूबने, दम घुटने, करंट लगने, हृदय गति रुकने या सांस रुकने की स्थिति में किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के जैसे कोई डूब जाता है, दम घुटने लगता है, करंट लगता है, हृदय गति रुक जाए, कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो ऐसी स्थिति में इसको काम में लेते हैं। इस विधि में क्या जो बचाव करता है, अपने मुंह से पीड़ित व्यक्ति के मुंह में हवा फूंकता है। व्यक्ति क्या करता है, अपने मुंह से, जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके मुंह में हवा फूंकता है ताकि उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंच सके, श्वसन क्रिया दोबारा से चालू हो सके जो रुक गई थी। तो रुकी हुई श्वसन क्रिया को वापस से चालू करने के लिए ये विधि काम में ली जाती है। अब हम बात करें मुख से मुख विधि कैसे काम में आती है, मतलब मुख से मुख विधि की प्रक्रिया क्या है। पहला चरण आता है इसका, क्या स्थिति का मूल्यांकन करें। सबसे पहले व्यक्ति को समतल स्तर पर पीठ के बल लेटाएं। व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो पीड़ित व्यक्ति है तो उसको क्या करें, समतल सतह पर पीठ के बल लेटाएं। देखें कि सांस ले रहा है या नहीं, फिर उसकी नाड़ी चल रही है नहीं, ये चेक करें। यदि व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है तब जाके हमें क्या करना है, तुरंत कृत्रिम श्वसन देना है। फिर उसमें दूसरा मार्ग काम क्या करेंगे, वायु मार्ग जो एयरवे है उसको साफ करें। व्यक्ति के सिर को थोड़ा पीछे की तरफ झुकाएं, ठोडी को ऊपर की तरफ उठाएं, मतलब हेड टिल्ट चिन लेफ्ट मेथड। इसे हम कहते हैं हेड टिल्ट चिन लेफ्ट मेथड कहते हैं कि हम क्या है, सिर को थोड़ा पीछे की तरफ झुकाएं और ठोडी को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाएं। मुंह में किसी भी तरह की रुकावट, मतलब कीचड़, उल्टी, पानी, अवरोध हो तो उनको साफ करें। फिर सांस की जांच करें। व्यक्ति की नाक और मुंह के पास अपने गाल या कान को रखें, देखिए कि व्यक्ति सांस ले रहा है या नहीं। अगर छाती ऊपर नीचे नहीं हो रही तो सांस महसूस नहीं हो रही है तो ही हमें ये कृत्रिम श्वसन उसको देना है। फिर क्या करना है, हमें माउथ टू माउथ ब्रीथिंग करनी है, मतलब मुंह से मुंह कृत्रिम श्वसन देना है उसे। क्या करना, मुंह से मुंह कृत्रिम श्वसन देना है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, पहला काम होगा व्यक्ति की नाक को अपनी उंगलियों से बंद करें। क्या करना है, व्यक्ति की नाक को अपनी उंगलियों से बंद करें ताकि हवा बाहर ना जाए। कि जैसे हम तो सांस देंगे लेकिन वो हवा क्या है, नाक के माध्यम से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो व्यक्ति की हम क्या करेंगे, नाक को अपनी उंगलियों से बंद कर देंगे, फिर उसे हवा देंगे। फिर अपना मुंह पीड़ित मुंह व्यक्ति के मुंह पर पूरी तरह से लगाएंगे ताकि हवा बाहर ना निकले। फिर धीरे धीरे गहरी सांस लें और व्यक्ति के मुंह में सांस फूके लगभग 1 सेकंड तक। देखें कि व्यक्ति की छाती फूल रही है या नहीं। यदि व्यक्ति की छाती फूल रही है इसका मतलब हवा अंदर जा रही है। अब अपने मुंह को हटाएं और व्यक्ति को सांस छोड़ने की दें। तो हम पहले तो सांस देंगे अंदर, फिर मुंह हटाएंगे, फिर सांस उसकी बाहर निकल सके। हर 5 से 6 सेकंड एक बार, यानी कि 10 से 12 बार 1 मिनट में हमें ये वाली विधि है ये काम में लेनी है और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराना है। यदि नाड़ी भी नहीं चल रही हो तो हमें क्या कहते हैं, कार्डियो पल्मोनरी जो रिसक्शन है, मतलब सीपीआर टेक्निक, वो टेक्निक काम में लेनी है। अगर व्यक्ति की नाड़ी भी नहीं चल रही है, यदि व्यक्ति की नाड़ी भी नहीं चल रही है तो 30 बार सीने पर दबाव, चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, मतलब सीने को बार बार दबाएंगे। कितनी बार, कम से कम 30 बार। तो 1 मिनट में कम से कम 30 बार क्या करेंगे, अपने चेस्ट मतलब सीना दबाएंगे, जिससे क्या उसको सांस आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद 2 बार कृत्रिम श्वसन दें। इसके बाद क्या, 2 बार कृत्रिम श्वसन दें। ये प्रक्रिया तब तक दोहराना है जब तक व्यक्ति सांस लेने न लगे और चिकित्सा सहायता आपकी सहायता करने के लिए ना आ जाए, तब तक हमें इसको करते रहना है ऐसे, तभी आगे वो व्यक्ति बच सकता है। फिर चिकित्सकीय सहायता के लिए बुलाएं। चिकित्सकीय सहायता के लिए बुलाएं, मतलब जैसे ही संभव हो एम्बुलेंस या डॉक्टर को बुलाएं।
या जैसे संभव हो क्या करें, एम्बुलेंस या फिर डॉक्टर को बुलाएं। यदि व्यक्ति को होश आ जाए तो उसे गर्म कपड़ों में लपेटे और आराम दें। यदि व्यक्ति को होश आ जाए तो उसे क्या करें, गर्म कपड़ों में लपेटे और ताकि वो उसको आराम मिले। ये हमारा मुख से मुख विधि है, इसमें बहुत सारी सावधानियां काम में लेनी होती है। और वो कौन कौन सी सावधानी है जिनको इस विधि के दौरान काम में लिए जाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें। पहली बात आती है कि मुख से नाक मतलब माउथ टू नोज तकनीक भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि मुंह श्वसन संभव नहीं हो पा रहा तो मुंह से नाक में भी श्वसन दे सकते हैं, हवा छोड़ सकते हैं। बच्चों और शिशुओं के लिए धीरे धीरे और कम दबाव से सांस दें। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं, इतने सक्षम नहीं होते अपने हमारे प्रेशर के लिए। जितने प्रेशर से हम सांस लेते हैं उतने प्रेशर से वो सांस नहीं लेते हैं, तो उनके मामले में जो हवा धीरे धीरे छोड़नी चाहिए। मुंह में कोई अवरोध हो तो पहले उसे साफ करें ताकि वायुमार्ग खुला रहे। और सीपीआर कृत्रिम श्वसन तभी करें जब व्यक्ति पूरी तरह से सांस नहीं ले रहा हो, तभी करना चाहिए, नहीं तो नुकसानदायक भी हो सकता है। अब निष्कर्ष के रूप में देखें इस तकनीक के, तो मुख से मुख विधि में माउथ टू माउथ सक्सेशन एक प्रभावी और सरल जीवन रक्षक तकनीक है। यह आपातकालीन परिस्थिति में सांस बंद हो चुके व्यक्ति को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही समय पर इस तकनीक का उपयोग करने से किसी की जान बचाई जा सकती है। यदि सही समय पर ये तकनीक है जो काम में लोगे तो किसी की जान बच सकती है। फिर आती है हमारी तीसरी विधि। तीसरी विधि आती है हमारी सिल्वेस्टर विधि, क्योंकि शेफर विधि मुख से मुख विधि हमने देख ली। तीसरी विधि आती है कौन सी, सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि की बात करें तो सिल्वेस्टर विधि कृत्रिम श्वसन या आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने की एक पुरानी तकनीक है, जिसका उपयोग क्या मुख्य रूप से जो डूबा हुआ व्यक्ति होता है, दम घुटना, करंट लगने या सांस रुकने की स्थिति में किया जाता है। यह विधि क्या है, हाथों की गति के माध्यम से फेफड़ों में हवा भरने और निकालने की तकनीक होती है। इसके माध्यम से, हाथों की गति के माध्यम से हमें क्या, फेफड़ों में हवा भरना और निकालना, ये वाली चीज़ काम में ली जाती है। अब हम बात करें सिल्वेस्टर विधि में करते क्या है। पहली चीज़ आती है व्यक्ति को सही स्थिति में लेटाएं। पहला काम क्या करना है, व्यक्ति को सही स्थिति में लेटाना है। मतलब पीड़ित व्यक्ति को समतल सतह पर पीठ के बल मतलब स्पाइन पोजीशन में लेटाना है। पीठ के बल लेटाना है, उसका सिर थोड़ा पीछे की तरफ झुकाएं ताकि श्वसन मार्ग खुल जाए, एयर भी खुला रहे। व्यक्ति के मुंह और नाक से किसी भी प्रकार की रुकावट हो, जैसे कीचड़ हो, पानी हो, उल्टी हो, कुछ भी हो, वो सब साफ करें। फिर बाहों की गति से श्वसन कराएं, हाथों की गति से श्वसन कराना हमें। अब क्या करना, हाथों की गति से श्वसन कराना है। तो इसमें दो चीज़ होती है, एक सांस अंदर लेने की प्रक्रिया, एक सांस बाहर निकालने की प्रक्रिया। दोनों चीज़ें ध्यान रखनी। अंदर लेने की प्रक्रिया में क्या करना है, जो बचाव करता है, मतलब हम हैं जिसको बचा रहे हैं, तो बचाव करता है व्यक्ति के सिर के पास घुटनों के ऊपर बैठे व्यक्ति के दोनों हाथों को कंधों से पकड़ कर ऊपर की तरफ खींचे। क्या करना है, दोनों हाथों को कंधों से पकड़ करके ऊपर की तरफ खींचे, सर के दोनों ओर ले जाएं। इससे छाती फैलती है और फेफड़ों के अंदर हवा भरती है। यदि ऐसा करेंगे तो फेफड़ों के अंदर हवा भर जाएगी। सांस बाहर निकालने के लिए अब व्यक्ति के दोनों हाथों को आगे लाएं और उन्हें छाती पर दबाएं। इससे क्या है, फेफड़ों से हवा बाहर निकलती है। तो हाथों के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, सांस लेने और छोड़ने वाली बात करते हैं। ये बात करते हैं, इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराना है। प्रक्रिया दोहरा की बात करें, इस प्रक्रिया को हर 4 से 5 सेकंड के अंदर दोहराएं, यानी हर मिनट 12 से 15 बार दोहराना है। जब तक व्यक्ति स्वतः अपने आप सांस लेने न लगे या चिकित्सा सहायता ना आ जाए, तब तक इस चीज़ को जारी रखें। अब सिल्वेस्टर विधि है। सिल्वेस्टर विधि के क्या क्या लाभ है या क्या क्या सीमाएं हैं इसकी, उसकी बात करें। लाभ की बात करें, किसी भी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है, किसी भी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं, सरल है, आसान तकनीक है, जिसे कोई भी सीख सकता है, कोई टिपिकल नहीं है, सिखाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सिल्वेस्टर विधि है, तो सिल्वेस्टर विधि की क्या क्या सीमाएं, मतलब किन किन मामलों में इसको ध्यान रखना चाहिए। ये विधि क्या अत्यधिक प्रभावी नहीं है। क्यों? क्योंकि यह सांस देने की प्राकृतिक प्रक्रिया की पूरी तरह नकल नहीं करती है। जो प्राकृतिक क्रिया प्रक्रिया है उसकी तरफ पूरी तरह नकल मतलब वैसे कार्य नहीं करती। आजकल मुख से मुख विधि कृत्रिम श्वसन और सीपीआर टेक्निक है, इसको ज़्यादा प्रभावी माना जाता है इसकी बजाय। तो इस विधि में शरीर की गति धीमी हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन की पूर्ति पर्याप्त नहीं होती। क्या है, इस विधि को काम में तो लेते हैं, लेकिन इससे क्या है, व्यक्ति को जिसको ज़रूरत है तो उसको क्या है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। निष्कर्ष के रूप में देखिए इस टेक्निक की, तो सिल्वेस्टर विधि एक पुरानी तकनीक है लेकिन सरल तकनीक है, जिसका उपयोग कृत्रिम श्वसन के लिए किया जा सकता है। हालांकि आज के समय में सीपीआर माउथ टू माउथ रिसक्सेशन अधिक प्रभावी और तेज तकनीक मानी जाती है, लेकिन आधुनिक तकनीक उपलब्ध न हो तो इस विधि का उपयोग किया जा सकता है।
चौथी टेक्निक आती है हमारी कौन सी, होलकर नेल्सन विधि। होलकर नेल्सन विधि की बात करें तो होलकर नेल्सन विधि की बात करें तो यह एक पुरानी कृत्रिम श्वसन की तकनीक है, जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की तकनीक है, जिसका उपयोग उन व्यक्तियों को पुनर्जीवित करने के लिए किया जा सकता है जिनकी सांस रुक गई हो, या जिनकी सांस रुक गई हो उनके लिए काम में लेते हैं। खासकर कौन, जो डूबने, करंट लगने, दम घुटने जैसी स्थितियों में होते हैं। यह विधि पीठ के बल श्वसन देने की अन्य विधियों की तुलना में ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है। लेकिन आज इसे मुख से मुख श्वसन और CPR, जो कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, इसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। मतलब यह ज़्यादा प्रभावी नहीं मानी जाती, इसके बजाय ये जो तकनीक है माउथ टू माउथ और CPR, ये ज़्यादा बेहतर तकनीक मानी जाती है। अब बात करते हैं होलकर नेल्सन विधि है, तो ये प्रक्रिया क्या है इसके बारे में देखें। इसमें क्या करते हैं, पहला काम क्या होता है, व्यक्ति को सही स्थिति में लिटाएं। पहला काम क्या होता है, जो व्यक्ति है जिसको हमें ये लाभ देना है उसको सही स्थिति में लिटाएं। पीड़ित व्यक्ति को पेट के बल लिटाना चाहिए। इसमें क्या करना, पीड़ित व्यक्ति को पेट के बल लिटाएं, उसका सिर एक तरफ घुमा दे ताकि मुंह से कोई भी तरल पदार्थ जैसे पानी, उल्टी, ये बाहर आ सके। दोनों हाथों को सिर के सामने मोड़कर रख दें। क्या करें, दोनों हाथों को सिर के सामने मोड़कर रख दें। फिर सांस बाहर निकालने की प्रक्रिया और सांस अंदर लेने की प्रक्रिया की बात करें तो एक्सलेशन और इनहेलेशन, तो सांस अंदर लेने की प्रक्रिया दोनों की बात करें तो बचावकर्ता व्यक्ति की पीठ के पास घुटनों के पास बैठ जाए, अपने हाथों को व्यक्ति की पीठ मतलब छाती के निचले हिस्से पर रखें। अब धीरे धीरे ऊपर के से नीचे की ओर दबाएं, जिससे फेफड़ों में हवा बाहर निकल जाए। अब बात करें अंदर लेने की प्रक्रिया। अब दोनों हाथों का दबाव धीरे धीरे हटा दें, जिससे व्यक्ति की छाती फैलती है और स्वाभाविक रूप से हवा अंदर आने लगती है। तो अंदर आना और बाहर निकलना दोनों की क्रिया काम में लेते हैं। प्रक्रिया को कैसे कैसे दोहराना है, दोहराने की बात करें, इस प्रक्रिया को हर 4 से 5 सेकंड में दोहराएं, यानी कि हर मिनट 12 से 15 बार इसको दोहराना है। और इसको तब तक जारी रखना है जब तक व्यक्ति खुद सांस ना लेने लगे या फिर कोई डॉक्टर या चिकित्सा सहायता ना आ जाए, तब तक इसको दोहराते रहना है और व्यक्ति को सहायता करनी है। अब होलकर नेल्सन विधि है, इसके क्या लाभ है और इसकी क्या सीमाएँ हैं उसकी बात करें तो लाभ की बात करें तो बिना किसी उपकरण के, मतलब आपके पास कोई उपकरण नहीं है, खुले स्थान पर आसानी से इसको किया जा सकता है। यदि व्यक्ति के पास कोई खास उपकरण नहीं है तो भी इस विधि के माध्यम से जो व्यक्ति होता है उसको लाभ पहुंचाया जा सकता है। व्यक्ति की सांस की नली साफ रहती है, क्यों, क्योंकि सिर एक तरफ घुमा रहता है। इस विधि में क्या होता है, व्यक्ति की सांस की नली होती है वो साफ रहती है, क्यों, क्योंकि सिर क्या है इसमें एक तरफ घुमा दिया जाता है। फिर बात करें ये जो विधि है इसमें कुछ दिक्कतें हैं, कुछ सीमाएँ इसकी क्या है। यह विधि धीमी और कम प्रभावी, क्यों, क्योंकि इसमें फेफड़ों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। यह एक तो धीमी प्रक्रिया है और एक कम प्रभावी, क्यों, क्योंकि इसमें फेफड़ों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। यह विधि केवल तभी कारगर है जब हृदय काम कर रहा हो। यदि हृदय भी काम करना बंद कर दे तो CPR, कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है। आजकल मुख से मुख कृत्रिम श्वसन और CPR ज़्यादा प्रभावी माने जाते हैं, इसलिए इस विधि का प्रयोग कम ही किया जाता है, लेकिन आपको नाम तो पता होना चाहिए। निष्कर्ष के रूप में देखें तो होलकर नेल्सन विधि है, कृत्रिम श्वसन की एक पुरानी तकनीक थी जिसका उपयोग विशेष रूप से डूबे हुए व्यक्तियों या बेहोश व्यक्तियों को सांस वापस दिलाने के लिए किया जाता था। हालांकि आधुनिक चिकित्सा में ये कम प्रभावी मानी जाती है। अब मुख से मुख श्वसन मतलब माउथ टू माउथ और CPR जैसी तकनीक है, इनका अधिक प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमने चारों तकनीक देख ली है। अब आती है एक नक्सीर आ जाती है, नाक से ब्लड निकलने वाली बात। तो नाक से रक्त स्राव जिसे नक्सीर कहते हैं, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, पैरों को गर्म पानी में डुबाए। जिसकी नक्सीर आती है उसका क्या करना है, पैरों को गर्म पानी में डुबाए। फिर नाक, चेहरे और गर्दन पर ठंडे पानी से भिगोकर कपड़ा बांध दे। क्या करना है, नाक, चेहरे और गर्दन पर ठंडे पानी से भिगोकर कपड़ा बांध दे। बर्फ़ के पानी में फिटकरी भिगोकर नाक को साफ करें। क्या करें, बर्फ़ के पानी में फिटकरी भिगो करके नाक को साफ करें और रोगी को कोई भी गर्म चीज़ पीने के लिए ना दें। क्या, नक्सीर के मामले में रोगी को क्या कोई भी गर्म चीज़ पीने के लिए नहीं देनी चाहिए। तो नक्सीर है आ जाती है कभी कभी खेल के दौरान, तो वो काम में लेते हैं। अब आता हमारा पुनर्वास। पुनर्वास की बात करें, पुनर्वास क्या होता है। पुनर्वास तो आपको पता ही होगा, जैसे मान लो कोई खिलाड़ी ये खेल रहा है, खेलते खेलते उसे चोट लग जाती है। अब चोट लगते ही क्या है, खिलाड़ी सबसे ज़्यादा घबरा जाता है। क्या होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा काम होता है घबरा जाता है। घबराता क्यों है, क्यों, क्योंकि उसे डर लगता है कि इस चोट के कारण कहीं वो दोबारा खेलने लायक बचेगा कि नहीं बचेगा, दोबारा खेल भी पाएगा कि नहीं पाएगा,
कई बार अस्थिबंधों की चोट होती है, कई बार क्या होता है हड्डी टूट जाती है। तो कई बार जैसे हमारे कई खिलाड़ी होते हैं जिनको ऐसी चोटें लगती है कि दोबारा खेल नहीं पाते हैं, तो कई बार उनको क्या है बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो पुनर्वास का मतलब होता है चोट लगने के बाद वो ठीक हो जाता है, चोट ठीक हो गए तो वहाँ से लेके उसे खेल के मैदान तक वापस लेके आना है। क्या जैसे हमारे ऋषभ पंत थे, ऋषभ पंत क्या है एक कार एक्सीडेंट के अंदर उनके बहुत सारे फ्रैक्चर आ गए थे, क्या बहुत सारे फ्रैक्चर आ गए थे, जिससे वो ऐसी सभी ने आशंका व्यक्त की थी कि ऋषभ पंत कभी भी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। लेकिन उनके पास क्या पुनर्वास की जो तकनीकें थी, उनके जो असिस्टेंस उन्हें मिला, जिसके आधार पर वो लगभग 1 या 1.5 साल के अंदर अंदर दोबारा क्रिकेट ग्राउंड में सबको देखने को मिले और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन भारत के लिए करने लगे। तो पुनर्वास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। केवल एक उपचार होना ही काफ़ी नहीं होता, पुनर्वास भी इसमें उसी तरह भूमिका अदा करता है जिस तरह उपचार करता है। तो खेल चोट पुनर्वास एक सुरक्षित और चिकित्सकीय दृष्टिकोण है जो क्या है एथलीटों को प्रभावी ढंग से चोट का इलाज करने और लक्षित अभ्यासों के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद करता है, ताकि खिलाड़ी को चोट से पहले की स्थिति में वापस लाने में मदद मिल सके। मतलब हमें वहाँ तक लेके आना है कि जब चोट नहीं लगी थी। तो वही बात है कि उसे स्वस्थ ही नहीं करना, स्वस्थ करना तो उपचार होता है, लेकिन स्वस्थ उपचार के बाद उसे उस पोजीशन पे लेके आना है जिस पोजीशन में वो पहले था, उसे हम कहते हैं पुनर्वास। अब पुनर्वास की क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य आता है चोट की तीव्रता को कम करके उसे समाप्त करना। क्या चोट की तीव्रता को कम करके उसे समाप्त करना। दूसरा चोट का पुनर्वास करना। क्या चोट का पुनर्वास करना। तो तीसरा चोट के दोहराव को रोकने के लिए काम करना। तीसरा क्या करना, चोट के दोहराव को रोकने के लिए काम करना कि दोबारा से इस जगह पर ऐसी चोट ना लगे। फिर चोट की रोकथाम मतलब चोट लगने की धीमी दर या चोट में सुधार करना कि चोट लगे तो लगे, लेकिन लगने कैसी चाहिए, कम से कम चाहिए, या चोट में सुधार करें। अब चोट पुनर्वास के सिद्धांत आता है। क्या पुनर्वास का एक सिद्धांत आता है जिसे हम कहते हैं ATC इजिट। ATC इजिट की बात है। ए का मतलब अवॉइडेंस एग्रीवेशन, मतलब कभी भी चोट लग जाए, चोट लगने के बाद जैसे व्यक्ति क्या है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। हर बात में एग्रेसिव होगा तो कभी भी अपनी चोट को ठीक नहीं कर पाता। तो अवॉइड एग्रीवेशन। फिर आता टाइमिंग। सी का मतलब होता कॉम्प्लायंस। कंप्लायंस मतलब अनुपालन। जैसे जैसे आपके ट्रेनर होते हैं, चिकित्सक होते हैं, आपको जैसे जैसे गाइड करें आपको वैसे वैसे पालन करना है। फिर आता है इंडिविजुअलाइजेशन मतलब व्यक्तिकरण। मतलब सभी तकनीकें सभी लोगों के लिए नहीं होती। क्या होते हैं, जैसे तकनीकें होती है तो वो सभी लोगों के लिए तकनीकें नहीं होती। व्यक्ति को देखे और व्यक्ति के हिसाब से उसकी तकनीक काम में ले। कई बार गलत तकनीक काम में लेने से पुनर्वास होने की जगह काम खराब भी हो सकता है। फिर आता है विशिष्ट अनुक्रमण मतलब स्पेसिफिक सीक्वेंसिंग। मतलब कई बार टेक्निक का एक क्रम होता है कि पहले ये तकनीक काम में लेनी है, उस तकनीक को काम करने के बाद दूसरी तीसरी, तो उनका एक क्रम होता है। यदि क्रम को आप बिगाड़ देते हैं तो लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। तो हमारे पुनर्वास की जो तकनीक होती है, कई तकनीकों में ये क्रम होता है, क्रम से उसको काम में लेना पड़ता है, मतलब सिक्वेंसिंग। फिर था इंटेंसिटी। फिर इंटेंसिटी की बात करते हैं कि जिसको जैसी चोट लगी है तो उसको उसी की इंटेंसिटी की उपचार की ज़रूरत पड़ती है। यदि उसी इंटेंसिटी का उपचार नहीं करेंगे तो फ़ायदा उस स्तर का नहीं मिल पाएगा जिस स्तर का हम उम्मीद करते हैं। तो इंटेंसिटी होती है चोट की इंटेंसिटी। देखो कि चोट किस तरह की लगी है तो उपचार की इंटेंसिटी भी वैसी ही होनी चाहिए। फिर आता टोटल पेशेंस। टोटल पेशेंस की बात करें कि जब तक व्यक्ति है ना खेल के ग्राउंड तक दोबारा से नहीं पहुंच जाता या वैसी स्थिति में वैसे वापस नहीं पहुंच जाता जो चोट लगने से पहले की स्थिति थी, तब तक क्या करना है, हमें पेशेंस रखना है, मतलब सब्र रखना है, शांति रखनी है। अब क्या करना है, पुनर्वास की स्थिरीकरण या चरण देखते हैं। जब पुनर्वास किया जाता है तो इसको कुछ चरणों में बांटा जाता है। पहले चरण में क्या करना है कि सूजन, तो सूजन की ध्यान रखो कि दर्द से राहत मिले, सूजन में कमी हो, सीमित और सुरक्षित गतिशीलता पर ध्यान देने के साथ चिकित्सा प्रबंधन करना है। कि जैसे हमें चोट लगी, उपचार तो हो गया, इलाज तो हो गया, अब घर भी भेज दिया, अब अपन को क्या ध्यान रखना है, जिस जगह चोट लगी है तो पहले चरण में हमें पुनर्वास इस तरह से करना है कि जिस जगह चोट लगी उस जगह पे सूजन नहीं आनी चाहिए। क्या, जिस जगह पर चोट लगी है उस जगह पे सूजन नहीं आनी चाहिए, तो दर्द से भी राहत मिले, सूजन भी कम हो। तो इस तरह की चिकित्सा पद्धतियों को काम में लेना पहले चरण में। दूसरे चरण में अब जो हमारी चोट लगी है वो पूरी तरह से ठीक हो गई। अब क्या करना है, प्रसार करना है। प्रसार का मतलब डॉक्टर भी कहता है कि अपने जिस अंग में चोट लगी है उसको थोड़ा हिलाओ डुलाओ, थोड़ा मूवमेंट कराओ, मतलब आसानी से हिलाना डुलाना, शरीर के अंग को पहले की तरह काम में लेने पर ध्यान देना और बिना भार वाले व्यायाम करना, मतलब वजन वाले
व्यायाम नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करनी, लेकिन हल्की फुल्की एक्सरसाइज डॉक्टर भी कहता है कि अब आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो। फिर तीसरा चरण आता है। तीसरे चरण में पूर्व की स्थिति पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना, मतलब अब धीरे धीरे आपके अंग भी काम करने लगे, चोट भी ठीक हो गई, तो डॉक्टर भी यही कहेगा कि अब थोड़ी थोड़ी जो एक्सरसाइज है उसको थोड़ा हार्श कर दो। हार्श का मतलब थोड़ा बढ़ा दो, क्या, थोड़ा बढ़ा दो, अंग में थोड़ा लचीलापन और मजबूती प्राप्त करने का प्रयास करो। जिस अंग में चोट लगी थी उसमें लचीलापन और मजबूती प्राप्त करने का प्रयास करो। शुरू में आइसोमेट्रिक अभ्यास शुरू करो, फिर बिना भार वाले आइसोटोनिक अभ्यास, मतलब पहले आइसोमेट्रिक अभ्यास शुरू करो, मतलब हल्के फुल्के अभ्यास, धीरे धीरे उस अभ्यास की इंटेंसिटी बढ़ा दो, मतलब भार के जो बिना भार के आइसोटोनिक अभ्यास करो, फिर भार वाले करना बाद में। चौथे चरण में आता है कार्यात्मक गतिविधि। चौथे चरण में क्या करते हैं, कार्यात्मक गतिविधि, मतलब कि खेल से संबंधित सुधार की प्रक्रिया जारी रखना। खेल से वही, खेल में आपको तो पता ही है कि किस वजह से ये चोट लगी है, खेल में ये चोट किस वजह से लगी है, तो खेल से संबंधित सुधार की प्रक्रिया को जारी रखना, मतलब समन्वय और गतिशीलता में सुधार करना। इस समन्वय और गतिशीलता में सुधार करना चौथे चरण में आता है। पांचवें चरण में पूर्ण गतिविधि शुरू करना। क्या करना, पूर्ण गतिविधि शुरू करना, मतलब खेल से संबंधित विशिष्ट प्रशिक्षण शुरू करना। क्या करना, खेल उससे संबंधित विशिष्ट प्रशिक्षण शुरू करना हमारे पांचवें चरण के अंदर आता है। अब बात करते हैं पुनर्वास की। तो पुनर्वास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खिलाड़ी के चोट लगने के पश्चात ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे खिलाड़ी की चोट लगती है तो ये इस प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं, और उस चोट का सही रूप से उपचार करके चोटग्रस्त खिलाड़ी है उसको पुनः खेलने की स्थिति में वापस लाया जा सकता है। पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए एथलीट, ट्रेनर, शारीरिक शिक्षक, खेल चिकित्सक, ये सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं जो खिलाड़ी की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अब हम बात करें पुनर्वास की तकनीकी। पुनर्वास की कितनी प्रकार की तकनीक होती है। पुनर्वास की कुछ खास तकनीक होती है, इसमें तो जो भी व्यक्ति होता है वो अपने अपने अनुसार इसको बांट देता है, लेकिन हम बेसिक्स की बात करते हैं, क्योंकि परीक्षा में भी यदि आपके आएगा तो परीक्षा में भी इस तरह से तो आएगा नहीं कि इसकी कितनी प्रकार की विधियाँ होती है या कि कितने तरह की प्रक्रिया है। तो ये क्यों नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये सबके लिए अलग अलग होती है, क्योंकि जो भी व्यक्ति जिस तरह समझता है उसने उसी तरह से इसका प्रकार बांट दिया। लेकिन हम ओवरऑल देखें तो पहले तो इसमें व्यायाम की विधियाँ होती हैं, फिर हमारे मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक तो प्रशिक्षण विधियाँ होती हैं, फिर चिकित्सा पद्धतियाँ होती हैं। तो हम शुरू करते हैं एक एक करके कि पहले हम व्यायाम की विधियों की बात करें कि जब पुनर्वास के दौरान हमें व्यायाम के दौरान कौन कौन सी विधियाँ काम में लेनी है। तो दो तरह की होती है, एक तो सामान्य व्यायाम होता है, एक विशिष्ट व्यायाम होता है। सामान्य व्यायाम तो हल्का फुल्का होता है, दौड़ लो, चल लो, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लो, तो सामान्य व्यायाम होते हैं ये। फिर दूसरा होता है विशिष्ट व्यायाम, जिसमें स्ट्रेचिंग करते हैं कि उस अंगों को खींचते हैं, उन पर थोड़ा हल्का फुल्का दबाव डालते हैं, और एक शक्तिवर्धक व्यायाम। तो हमारे व्यायाम जो इंटेंसिटी देख लीजिए कि जो चिकित्सक होता है वो यही देखता है कि चोट की इंटेंसिटी क्या है, उसी के आधार पर वह व्यायाम या एक्सरसाइज को क्या कहते हैं, एडवाइस करता है कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए या कर सकते हैं। फिर आता है मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण विधियाँ। क्या मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण विधियों की बात करें तो पुनर्वास के लिए खिलाड़ी मरीज होता है, उसको क्या मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ रखना पड़ता है। वह सबसे पहला पंगा कहाँ होता है, खिलाड़ी की जब चोट लगती है तो उसके दिमाग में एक डर बैठ जाता है। क्या, खिलाड़ी के दिमाग में डर बैठ जाता है। डर ये होता है कि उसे चोट लग गई और उस चोट की वजह से खिलाड़ी दोबारा खेल के मैदान में नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि ये चोट इतनी गंभीर है कि वह कभी भी ठीक नहीं हो सकता। वो ठीक नहीं होगा तो कभी भी उसको खिलाएंगे नहीं तो फिर वो कभी भी देश का प्रतिनिधित्व कहीं भी किसी भी स्तर पे नहीं कर पाएगा। लेकिन डॉक्टर और जो हमारे चिकित्सक होते हैं वो खिलाड़ी के मन में यह आत्मविश्वास बना के रखते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, दोबारा से खेल के अंदर क्या देश का प्रतिनिधित्व करेगा। तो उसे मनोवैज्ञानिक रूप से उसको तैयार रखना पड़ता है कि कहीं वो हताश ना हो जाए। तो मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण विधियाँ भी उसी तरह कारगर होती है जैसे अन्य चिकित्सा की पद्धतियाँ होती हैं। पुनर्वास के लिए खिलाड़ी मरीज को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ रखना पड़ता है, जिससे कि उसकी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास वैसा का वैसा बना रहे। चोट लगने के बाद स्वास्थ्य से ज़्यादा भविष्य के बारे में चिंता होने लगती है कि चोट तो ठीक हो जाएगी लेकिन मेरा भविष्य कहीं खराब तो नहीं हो गया। इस चीज़ की ज़्यादा घबराहट होती है खिलाड़ियों में। अब बात करेंगे हमारे पुनर्वास के लिए कौन कौन सी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उनको काम में लेते हैं। तो खेलों के दौरान लगने वाली चोटों से पुनर्वास के लिए सबसे पहले प्राथमिक उपचार किया जाता है, फिर उसके बाद पुनर्वास की तकनीकों को काम में लिया जाता है। अब हम बात करेंगे प्राथमिक उपचार के बाद में पुनर्वास की कौन कौन सी तकनीकें काम में ली जाती हैं।
पहली तकनीक होती है हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रो शब्द आता है पानी से। हाइड्रो शब्द किससे संबंधित होता है? पानी से। मतलब जल के विभिन्न रूपों के द्वारा चोटों को चिकित्सा करना जल चिकित्सा या हाइड्रोथेरेपी कहलाता है। तो हाइड्रोथेरेपी में हम क्या करते हैं? पानी के विभिन्न रूपों का उपयोग करेंगे और उन रूपों का उपयोग करके चिकित्सा करने की कोशिश करेंगे। पहला आता है भंवर स्नान। क्या आता है? भंवर स्नान या व्हर्लपूल बाथ। तो इस चिकित्सा का उपयोग मांसपेशी खिंचाव, कॉन्ट्रिशन, मोच आदि के उपचार में किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि ऐसे हमारा जो बाथ टब है तो उसमें क्या है, एक मशीनें लगी होती है, छोटी छोटी मशीनें लगी होती है, जैसे वॉशिंग मशीन होती है। तो वॉशिंग मशीन क्या करती है? जल को गोल गोल घुमाती है। ये मशीनें भी क्या करती है कि पानी को, जो बाथ टब है तो बाथ टब के पानी को गोल गोल घुमाती रहती है। तो ये जैसे ये बाथ टब है, तो बाथ टब है, अब बाथ टब में क्या है, ये पानी आपको घूमता हुआ से दिख रहा है, तो ये व्हर्लपूल है। तो ये व्हर्लपूल का मतलब भंवर बनता है इसके अंदर। इसमें क्या होता है? भंवर बनता है। और भंवर की वजह से क्या होता है? जिस अंग में आपकी चोट लगी है, जैसे आप नील पड़ गए, मांसपेशी खिंचाव है, मोच है, तो इन चोटों के इलाज में ये वाली जो भंवर स्नान है, व्हर्लपूल बाथ, ये बहुत ज़्यादा काम आती है। फिर आती है हमारे विलय स्नान, ये इमर्शन बाथ। विलय स्नान की बात करें, इमर्शन बाथ, तो गर्म पानी इसमें चोट लगे हुए अंग को हल्का फुल्का रखो, कि गर्म पानी लो, गर्म पानी में क्या है, उस अंग को रखो जिसमें आपकी चोट लगी है। तो विलय स्नान मतलब इमर्ज कर दो उसको उसके अंदर, तो इससे क्या है, चोट को थोड़ी राहत मिलती है। फिर दो तरह के स्नान होते हैं, एक गर्म पानी से स्नान, एक ठंडा पानी से स्नान। क्या? एक तो कॉन्ट्रेक्शन बाथ की बात करें तो गर्म या ठंडे पानी से स्नान। तो पहला आता है हाइड्रोकोलेट्रल पैक, ये गर्म पानी वाला होता है। तो इस उपचार के तहत खिलाड़ी को ठंडे और गर्म चिकित्सा देने के लिए बैगनुमा पैक बनाया जाता है। ये बैगनुमा पैक है, जिस अंग में चोट लगी है उसे स्थान के साथ इसको बांध देते हैं। ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देते हैं और गर्म करने के लिए चार्ज कर देते हैं इसको। तो चार्जिंग पॉइंट होते हैं, जिससे गर्म हो जाए। जेली होती है, जेली गर्म भी हो जाती है और ठंडी भी हो जाती है। तो ठंडी चिकित्सा, इस चिकित्सा के तहत बर्फ़ की मालिश की जाती है, ठंडे पानी में डुबोया जाता है, बर्फ़ की थैलियों का उपयोग किया जाता है। बर्फ़ की थैलियाँ बांधी नहीं जाती, लेकिन उनका हल्का हल्का उससे टच कराया जाता है, जिससे उस चोट में ठंडक महसूस होती है, उस चोट को थोड़ा आराम मिलता है। फिर आता है ठंडा स्प्रे या वेपोकूलेंट। ये फूलेंट नहीं है, कूलेंट है। वेपोकूलेंट स्प्रे, बेपो नहीं है, वेपो। ये क्या, वेपो। ये फूलेंट नहीं, कूलेंट है, जैसे कूलेंट, वेपोकूलेंट आएगा। तो ठंडा स्प्रे, वेपोकूलेंट स्प्रे की बात करते हैं। वेपो का मतलब होता है वाष्प। तो मतलब ऐसा स्प्रे जो कई बार आप मुंह, पहले एक डिब्बी आती थी, अब स्प्रे आने लग गया, तो उसको का बात करें। तो चोट लगने के तुरंत बाद मांसपेशियों को आराम देने के लिए ये स्प्रे किया जाता है। और ये स्प्रे क्या होता है, वाष्पित तो होकर, मतलब स्प्रे कर दिया, स्प्रे करने के बाद वो है स्प्रे वाष्पित हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, और क्या होगा, चोट लगे स्थान पर गर्मी महसूस कराएगा। क्या? उसकी वजह से चोट लगे हुए स्थान पर गर्मी महसूस होती है। और जो स्प्रे होता है, इसमें होता क्या है, इनमें क्या इथाइल क्लोराइड और मीथेन जैसी गैसों का उपयोग करते हैं, जिससे हल्की गर्माहट महसूस होती है, और गर्माहट की वजह से क्या होता है, हमें चोट में आराम महसूस होता है। फिर बात करें पैराफिन बाथ या वैक्स बाथ। तो इस स्नान के लिए ठोस पैराफिन, पेट्रोलियम जेली, पैराफिन द्रव का उपयोग किया जाता है। और ये भी दो तरह से होता है, एक तो पैराफिन पेंटिंग और एक क्या होता है, पैराफिन डिप। पैराफिन मतलब मोम की बात करें तो पैराफिन पेंटिंग मतलब जैसे महिला है या पुरुष है, जो क्या है कि जिसके हाथ में चोट लगी है, तो ये ब्लू कलर का वैक्स है, पैराफिन मोम, तो उसकी पेंटिंग कर रही है, ब्रश दिख रही होगी, ब्रश से क्या है, उसके यहाँ पेंटिंग कर रहे हैं। तो पेंटिंग करना मतलब कलर करना, या फिर जिसको कलर करने में जोर आता है, दिक्कत आती है, वो सीधा हाथ भी डुबो सकते हैं। तो पैराफिन डिप भी कर सकते हैं, उसमें आपने डिप कर दिया, तो डिप करो बाहर निकालो, डिप करो बाहर निकालो। इससे क्या होता है, जो जिस चोट अंग में क्या चोट लगी है उसको हल्की हल्की गर्मी महसूस होती रहती है, और वो अंग ठीक होने लगता है। अब आता है हमारा इंफ्रारेड। क्या कहते हैं, जो हमारा पराबैंगनी नहीं, जो अवरक्त तरंगे हैं, इंफ्रारेड किरणें, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। इनका उपयोग मुलायम ऊतकों की चोटों के इलाज के लिए किया जाता है। जो हमारे मुलायम ऊतकों की चोटें होती है, इनके इलाज के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इंफ्रारेड तकनीक है। तो मांसपेशियों की ऐठन से राहत, ऐठन के राहत से राहत के लिए, दर्द से आराम के लिए, और चयापचय क्रिया बढ़ाने में ये मदद करता है। रक्त परिसंचरण तंत्र को भी ये बढ़ाता है, ठीक करता है। कौन? इंफ्रारेड किरणें।
फिर बात करें पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें। तो पुरानी चोटों के इलाज में जैसे चोटें लगी है लेकिन उसको काफ़ी समय हो गया लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही और उनकी वजह से जो खिलाड़ी है खेल भी नहीं पा रहा, तो उनके इलाज के लिए आप पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग कर सकते हैं। इस पत्ती के माध्यम से रक्त नलिकाओं में रक्त प्रवाह तेजी से बढ़ता है, जिससे क्या शरीर ठीक से काम करने लगता है। फिर आता है इलेक्ट्रोथेरेपी। तो ये विद्युत की मदद से दी जाने वाली तकनीक है, चिकित्सा है। इसके द्वारा शरीर के उपचार वाले भागों में ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। शरीर के वो अंग जिनका इलाज करना है तो उस भागों में क्या ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, गर्मी उत्पन्न की जाती है। इलेक्ट्रोथेरेपी के भी विभिन्न तरीकों को अपनाया जाता है। इलेक्ट्रोथेरेपी में क्या होता है, विभिन्न तकनीक होती है, इनको अपना करके जो रोगी होता है इसको इलाज किया जाता है। जिसमें अब तकनीक में आता है, पहली तकनीक आती है हमारी डायथर्मी तकनीक। तो ये एक प्रकार की विद्युत चिकित्सा पद्धति होती है कि हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी मतलब लाइट की मदद से जो रोगी है उसको क्या पुनर्वास किया जाता है। पहले आती है डायथर्मी। तो एक प्रकार की विद्युत चिकित्सा पद्धति है जिसके अंतर्गत विद्युत धारा के माध्यम से ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। इसके उपयोग से ऊतकों में के गहराई तक के घाव भरे जाते हैं, मतलब अंदर की चोटें होती है वो ठीक की जाती है। डायथर्मी भी 3 तरह की होती है, क्योंकि जैसी आपकी जो इलेक्ट्रिक वेव्स होती है उसी के आधार पे, एक तो दीर्घ तरंग डायथर्मी मतलब लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव और माइक्रोवेव, जिस तरह के आपको तरंग काम में लेते हो उसी के आधार पर इसको प्रकार बांट दिया है। फिर आता है एक डाइपल्स थेरेपी। तो यह भी क्या विद्युतीय चिकित्सा पद्धति है जिसमें विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग मुलायम ऊतकों और हड्डी की जो तीव्र सूजन है उसको कम करने के लिए किया जाता है। कौन सी? डायथर्मी मतलब हम इलेक्ट्रिकल या विद्युत का उपयोग करते हैं गर्मी के लिए। तो डाइपल्स जिसमें क्या है, हम पल्स को ठीक करने के लिए मतलब मुलायम ऊतकों की चोटें ठीक करने के लिए और हड्डी की तीव्र सूजन है इसको कम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर आता है पराध्वनि या पराश्रव्य चिकित्सा। क्या? पराध्वनि या पराश्रव्य चिकित्सा। तो इस चिकित्सा में क्या है, पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके उपचार किया जाता है। किसका? पराध्वनि या अल्ट्रावायलेट जो अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती है, तरंगे होती है, पराश्रध्वनि या पराश्रव्य चिकित्सा में क्या करते हैं, पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। जैसे होता है ना अल्ट्रासाउंड, तो उन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग गठिया रोग और मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका? गठिया रोग हो जाता है किसी को और मस्तिष्क में ट्यूमर हो उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। फिर आता है EMS मतलब इलेक्ट्रिकल मसल्स स्टिमुलेशन, विद्युतीय मांसपेशी उत्तेजना। विद्युतीय मांसपेशी उत्तेजना की बात करें तो यह एक विद्युतीय चिकित्सा पद्धति होती है। क्या है? यह एक विद्युतीय चिकित्सा पद्धति है। विद्युतीय मांसपेशी उत्तेजना में यह एक विद्युतीय चिकित्सा पद्धति है। तो इस विधि में पराध्वनि तरंगों और विद्युतीय मसल स्टिमुलेशन तरंगों से को तीव्र मुलायम उत्तक चोटों के उपचार में उपयोग किया जाता है। तो इस विधि में क्या होता है, पराध्वनि तरंगों और विद्युतीय मसल स्टिमुलेशन तरंगों को क्या तीव्र मुलायम उत्तक चोटों के उपचार में उपयोग किया जाता है। फिर आता है टेंस तकनीक। कौन सी तकनीक है? टेंस तकनीक मतलब ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। क्यूरेनियस नहीं है, क्यूटेनियस है, ट आएगा, ये की जगह क्या आएगा, ट आएगा। ट्रांसक्यूटेनियस, ये पस भी नहीं है, यस है। तो ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, तो यह भी एक विद्युत चिकित्सीय पद्धति है। कैसी चिकित्सा पद्धति है? विद्युतीय चिकित्सा पद्धति है। ये दर्द से राहत दिलाने के लिए दी जाने वाली थेरेपी है। इसमें हल्के विद्युत प्रवाह का उपयोग किया जाता है। किस विद्युत प्रवाह का? हल्के विद्युत प्रवाह का उपयोग करते हैं। जिस रोगी के पेसमेकर लगा होता है, जैसे हृदय की गति को कंट्रोल करने के लिए पेसमेकर होता है, आर्टिफिशियल कंट्रोलर होता है पेसमेकर, या फिर कोई महिला गर्भवती है तो हमारी जो टेंस तकनीक है उसको काम में नहीं लेते हैं। तो इस तरह से आज हमारी पुनर्वास की तकनीकें कंप्लीट हो गई। हमने 2 वीडियो के अंदर प्राथमिक उपचार, खेलों के दौरान प्राथमिक उपचार और जो हमारी पुनर्वास की तकनीक है पुनर्वास, इसको ठीक तरह से समझ लिया है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें, और यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, लेकिन आप सुझाव ज़रूर दें। पसंद आए तो लाइक करें, नहीं आए तो डिसलाइक करें, लेकिन ज़रूर बताएं।